बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत फलीम। खैबर पख्तूनख्वा अपने कुदरती खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर भी है। यहाँ पहाड़, दरिया और वादियाँ दिल मोहती हैं, मगर जब बात गवर्नेंस, मईशत और अमन अमान की हो तो ये खूबसूरत ज़मीन एक भारी जिम्मेदारी का बोझ भी उठाए हुए है। यही वजह है कि आज के हालात, हुकूमती फैसले और मुस्तकबिल के मंसूबे ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सबसे बड़ा शिकवा यही कि विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए देना है, मगर वसूली होने का नाम नहीं ले रही। सुहेल आफरीदी आए रोज सूबे में नए मंसूबे भी शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मालियाती खला के साथ सूबा अपने तरक्याती ख्वाब कैसे पूरे करेगा, या फिर बजट मंसूबे और इस्लाहात सिर्फ वादों की हद तक महदूद रहेंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला ने लोअर दीर में मेगावाट कोटो हाइड्रो पावर 41 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। यह मंसूबा बिलाशुबा काबिले तारीफ है। सूबे की अपनी पहली ट्रांसमिशन लाइन भी बिछ रही है, जो 11 नए हाइड्रो मंसूबों का रास्ता भी खोलेगी। लेकिन असल मसला वही है, बिजली बन भी रही है, मंसूबे भी लग रहे हैं, फंडिंग भी होगी, मगर अवाम ये सवाल आज भी पूछती है कि बिजली सस्ती कब होगी। सूबाई कैबिनेट के पहले इजलास में बड़े ऐलानात किए गए, सूद से पाक इस्लामी सरमायाकारी का निज़ाम, मनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मगर सवाल ये कि जब तक पूरे मुल्क में मुआशी ढांचा सूद से पाक नहीं होगा तो क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा एक वाहिद सूबा होकर ये इनकलाब ला सकेगा? क्या ये ऐलान ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है? इसी दौरान सूबे की मुआशी शहरक पाक अफगान तिजारत शदीद दबाव का शिकार है। तुरखम और चमन बॉर्डर्स 35 रोज से बंद हैं। रोजाना लाखों डॉलर्स का नुकसान है, हजारों ट्रक फंसे हैं, खुराक ज़ाया हो रही है, सप्लाई चेन बैठ चुकी है। ऊपर से पंजाब से गंदम और आटे की तरसील भी रोकी है, जिसका नतीजा ये है कि बाजारों में बुनियादी अशिया कम, महंगाई ज्यादा और अवाम शदीद दबाव में हमें नजर आते हैं। ये वो तमाम तर मामलात हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए मुशीरा खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुज़म्मिल असलम साहब, जो हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं, खासकर जो कैबिनेट का पहला इजलास हुआ और उसके बाद जो बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक हुई, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लगी वो ये है कि वैसे तो सभी अहमियत की हामिल थी, मगर जो सूद से पाक निज़ाम है, सरमायाकारी का निज़ाम, और उसका जो पूरा इनिशिएटिव है वो आपके लिए छोड़ा गया है कि आपने उसका रास्ता हमवार करना है, पॉलिसी बनानी है। मसला मगर ये है कि ये अच्छा एक फैसला है, बहुत अच्छा बेहतरीन फैसला है, मगर जो हमारी मालियाती मार्केट्स हैं वो तो इसी मॉडल के तहत चल रही हैं। अगर आप इनको तब्दील भी करेंगे तो उसके लिए कम से कम कितना वक्त आपको दरकार होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और आपने खैबर पख्तूनख्वा पे जो कल की काबीना है उसके चंद एक फैसले और जो मसाइल खैबर पख्तूनख्वा के हैं उसको उजागर करने के लिए जो है इस प्रोग्राम में जो है चीज़ें हाईलाइट की। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक बुनियादी तौर पे फैसला हो ये चुका है कि 2027 तक पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उसमें सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। ये तो जो है शरिया कोर्ट का भी फैसला है, और उस सिलसिले में काफ़ी हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज जो है 25% से ज़्यादा जो बैंकारी है वो इस्लामिक बैंकारी शुरू हो चुकी हुई है। और उसमें जो हमारा हिस्सा ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बैंक ऑफ खैबर है, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जिसमें 70% से ज़्यादा मालियत है, उसको भी जो है 2027 से पहले इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट करने की बात हुई है, और हम शायद 2027 से पहले वो हदफ हासिल कर भी लें, और हमारी ब्रांचें हम तेजी से इस्लामिक की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो फैसला जो कल जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में हुआ है, ये फैसला ये हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के खजाने में पैसा है उसको जो है हम बैंकों को प्रॉफिट उसमें हम बैंकों में रखते हैं, या हम उसको टी बिल में रखते हैं, उससे हमें मुनाफा आता है, जो अगर मैं सादी ज़बान में बोलूँ तो उसको आप सूद भी कह सकती हैं। ठीक है जी। तो वो जो हमारे नए वजीर आला साहब हैं उन्होंने जो है इकामात दिए हैं सुहेल आफरीदी साहब ने कि सूद अल्लाह मियाँ से जंग है, और बिल्कुल ये हम तमाम मुसलमानों का ईमान भी है इस पे, और इसको जो है मजीद जो सरमायाकारी हो चुकी हुई है, जब आप नई सरमायाकारी करने जाएंगे या ये सरमायाकारी वापस आएगी तो इसको आप इस्लामिक प्रोसीजर के तहत, इस्लामिक निज़ाम के तहत जो है इसकी सरमायाकारी करेंगे। बेशक इसमें आपको नफ़े में नुकसान भी हो जाए। तो ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि बड़ा मैसेज है,
और उस पे हम अमल दरामद इंशाल्लाह ताला शुरू करा देंगे। हमारी इस साल जो हमारे बैंकों में पैसे पड़े उससे 20 अरब रुपए से ज्यादा की आमदनी का तखमीना था। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो खैबर पख्तूनख्वा में लिया जा रहा है। गो के पूरे पाकिस्तान के हवाले से आपने बताया शरीयत कोर्ट का फैसला भी था। इसको अवाम तो वेलकम करती है, लेकिन हमारे लिए जो मुज़म्मिल असलम साहब सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो सरमायाकार को इस मामले में एतमाद में लेना है, क्योंकि जो बुनियादी तौर पे सरमायाकारी होती है उसमें आपको पता है कि मुनाफे की रेशो को सामने रख कर कोई भी सरमायाकार है वो अपना सामान निकालता है या वो सरमायाकारी करता है, पाकिस्तान की मार्केट्स में उतरता है। तो सरमायाकार को एतमाद में किस तरह से लिया जाएगा, ये तो एक चैलेंज है जो दरपेश होगा, या फेडरल सतह पे कह लें या खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे कह लें। नहीं, इसमें तो सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा खुद है, यानी कि जो सरमाया हमारा अपना है। हम मतलब अभी अवाम को नहीं कह रहे कि आपका सरमाया वो अवाम का तो फैसला अपना खुद है। जो खैबर पख्तूनख्वा के खजाने में पैसे पड़े हुए उसकी हम सरमायाकारी जो है वो जो है हम इस्लामिक उससे करेंगे। तो यानी कि जो हम पहले फर्ज करें कि अगर एक कमर्शियल बैंक था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पहले अगर हम उसके पास डिपॉजिट रखते थे तो अब हम वो डिपॉजिट इस्लामिक बैंक के पास रखेंगे जो हमें इस्लामिक हलाल प्रॉफिट देगा। तो ये वाला होगा, उसमें थोड़ा सा पहले से कम प्रॉफिट आएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरमायाकारी आपने इस्लामिक करनी है, आपने सूदी निजाम से निकलना है। ठीक है, लेकिन इसमें जिनके पास पहले सरमाया है, जैसे आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा इसमें खुद सरमाया है, सरमायाकारी कर रहा है या वो सरमायाकार होगा, जिनके पास मुज़म्मिल साहब आप लोगों के पहले ये सरमाया मौजूद है, यकीनी तौर पे कुछ एग्रीमेंट्स हुए होते हैं। अगर आप रीफाइनेंसिंग की तरफ भी जाएंगे, यानी कि इनसे निकल के, इन एग्रीमेंट से निकल के दूसरे एग्रीमेंट्स में निकल के जाएंगे, जो सादा जुबान में आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए है बात, तो इसके अंदर भी ये तो बहुत ही टेक्निकल मामला है, पेचीदा भी होगा, महंगा भी साबित होगा। तो क्या ये मुमकिन है कि आप लोगों के खजाने में इतना पैसा मौजूद है कि रीफाइनेंसिंग की तरफ जाएं तो इसका बोझ आप लोग उठा सकें? देखिए, इसमें अब ये है, फर्ज करें कि हमारे पास 100 रुपए पड़े हुए थे, तो 100 रुपए हमने तो सरमायाकारी की हुई थी। अब इस महीने उस 100 रुपए में से 20 रुपए की सरमायाकारी मिच्योर होगी। अब वो जो 20 रुपए की मिच्योर होगी तो अब हम उसको सूदी निजाम में नहीं डालेंगे, उसको हम इस्लामिक हलाल निजाम में डालेंगे। फिर उसके अगले महीने जो पैसे आएंगे, जैसे जैसे वो मिच्योर होते रहेंगे तो अब हम उसको इस्लामिक निजाम की तरफ ले जाएंगे पैसों को। तो इसमें कोई हमें जिसे कहते हैं खलल नहीं आएगा, या हमारे सरमाए में, या हमें मुस्तकबिल में अब उसका जो भी, अगर हमें प्रॉफिट इसमें ज्यादा मिल रहा था, अगर उसमें कम मिलेगा तो वजीर आला साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह हमें और देगा, बरकत हमें और 10 जगहों से आएगी, हम मेहनत करेंगे। लेकिन हमने जो है सूद जो है उसकी जंग से बाहर निकलना है। तो आगे से जितनी भी सरमायाकारी हमारी होगी वो इस्लामिक होगी। ये जैसे जैसा पैसा वापस आएगा, मेच्योर होगा, तो हम उसको फिर इस्लामिक पैसे पे लगाएंगे। इस तरीके से हो गई। ठीक है, एक और जो बहुत ही बड़ा कदम उठाया वो सेहत कार्ड के हवाले से है। उसके अंदर मैं देख रही थी आपकी तरफ से भी ये तहरीर किया गया कि स्टेट लाइफ के साथ सेहत कार्ड का एक नया मुआहदा आप लोगों ने किया, उसकी यानी कि तौसी हो गई है और सालाना 1.7 अरब वो कम लेगा आपसे। इस साल का जो कुल तखमीना है वो 41 अरब रखा गया, जो पिछले साल के 36 अरब के मुकाबले में है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसमें मुज़म्मिल असलम साहब, सेहत कार्ड के ज़रिए जो इलाज है वो क्या निजी और सरकारी दोनों सतह पर होगा? और पहले जैसे था कि जो मरीज है उसको कुछ अदायगी खुद से करना पड़ती थी, इस मर्तबा अदायगी का रेशो क्या होगा जो खुद से करना पड़ेगी, या 100% जितना भी खर्च होगा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बर्दाश्त करेगी? देखिए, सेहत कार्ड में जो है 11 लाख खानदान है, जो तकरीबन पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है। पिछले साल हमने 36 अरब रुपए इसके अखराजात रखे थे, इस साल उसको बढ़ा के 41 अरब कर दिए और इसमें इलाज भी बढ़ा दिए। किडनी ट्रांसप्लांट, कॉकलियर प्लांट, जो बच्चे जो पैदाइशी जो बहरे होते हैं और उनके लिए, और हमने लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी हैं। और वो जो हमारे सरकारी अस्पताल या जो लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल थे उनमें वो जाके कोई भी इलाज करा सकता है। वो 10 लाख रुपए का कुल एक पैकेज था, जिसमें 4 लाख रुपए आम इलाज थे, 4 लाख रुपए जो टेक्निकल, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इलाज, जैसे कि अगर किसी का हार्ट का इलाज है उसके लिए रखे गए थे। इस तरह करके वो मिला के वो 10 लाख बनते हैं। उसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं कोई तब्दीली नहीं है। 100% 10 लाख के अंदर जो अखराजात हैं वो तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देगी, जो पहले दे रही थी। होता यह था कि जो ये तमाम इलाज होते थे वो सेहत कार्ड के स्टेट लाइफ के थ्रू होते थे, यानी स्टेट लाइफ
हर अस्पताल में बैठा होता था, लोग जाते थे, स्टेट लाइफ फिर उसका दाखिला करा देता था, उसकी इलाज की रकम अस्पताल को स्टेट लाइफ अदा कर देता था, और फिर वो स्टेट लाइफ हमसे लेता था पैसे उसकी स्टेट लाइफ जो हमसे सालाना 3.3 अरब रुपए उसकी आमदनी थी। अब हमने जो नया मुआहिदा किया है, सारी सर्विसेज सेम होंगी। वो मुआहिदा हमने उनसे जो है बड़ी 6-8 महीने आप कह लें बड़ी मेहनत की, और उसके बाद उसको हमने उनकी आमदनी जो स्टेट लाइफ की थी उसको आधा करा लिया, जिससे हमें सालाना 1.7 अरब की बचत होगी। और वो भी जो है सूबा जो है इंशाल्लाह अवाम के मजीद जो है इलाज वगैरह पे लगा लेगा। तो एक तरीके से हमने स्टेट लाइफ का मुनाफा कम कर दिया, आप यूं समझ लें। और बाकी इसमें कोई चीज नहीं है। तो जो सूबा पहले स्टेट लाइफ को भी मुनाफा जोता था, उसमें हमने बड़ी उनके साथ नेगोशिएशन की, और फाइनली जो है हमें कामयाबी हुई इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे सामने जब स्टेट लाइफ की आपने बात की मुजम्मिल असलम साहब, तो 2023 में एक खबर भी रिपोर्ट हुई थी, सेहत कार्ड से मुतालिक की रिपोर्ट हुई थी और स्टेट लाइफ से मुतालिक थी कि जी इन्होंने जो मुफ्त इलाज की सहूलत थी उसको मुअत्तल कर दिया था क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो वाजिबात अदा नहीं कर पाई थी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर मुआहिदे के अंदर बहुत सारी शिकों को शामिल किया जाता है, क्या इस मरतबा आपकी हुकूमत के पास ये लवरेज होगा कि उनकी तरफ से यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल ना किया जाए? किन शराइत पे ऐसा हो सकता है? क्योंकि सूबा भी माली मुश्किलात का शिकार है। एनएफसी के हवाले से आपकी चीजें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से चीजें हैं, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स हैं। जब माली मुश्किलात पहले से हैं तो कैसे यह मुमकिन बनाया जाएगा कि जितने भी वाजबात हैं वो बर वक्त अदा किए जाएंगे ताकि इस किस्म की चीज से बचा जा सके? देखिए जी, स्टेट लाइफ जो उसको जब भी उसने उसको बंद किया है तो सिर्फ एक सूबाई हुकूमत पे प्रेशर डाल के कि आपने इस महीने की अदायगी 1 हफ्ता लेट कर दी है, 3 दिन लेट किए हैं, तो आप उसकी अदायगी कर दें। और बाकायदा ये है कि स्टेट लाइफ के एक ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं प्रोग्राम है, तो हर वक्त स्टेट लाइफ की जो है सूबाई हुकूमत ने 12, 14, 15 अरब देने होते हैं, लेकिन ये माजी से आज चल रहे थे। आपने बिल्कुल बजा बात की। 2023 में हुआ ये कि केयर टेकर हुकूमत आई और उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, और उसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि इमरान खान का वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, तो इसको बंद करें। तो वो जो है अवाम के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं मुफ्त सेहत का जो वो था जरिया, वो बंद हुआ, जिसको अवाम ने फरवरी 2024 के इलेक्शन में उसका बदला भी लिया इनसे। जैसे ही अली अमीन साहब आए जब, और जो 1 साल इन्होंने था उसके वाजिबात भी नहीं दिए और वाजिबात बढ़ गए स्टेट लाइफ के। तो जैसे अली अमीन साहब आए उन्होंने पहले दिन सेहत कार्ड को खोल दिया, तो हमने 18 महीने में स्टेट लाइफ को 50 अरब रुपए की अदायगी की और हर महीने बाकायदगी से की है। तो जो केयर टेकर वाजिबात 19-20 अरब के छोड़ के गई थी वो अब 14-15 अरब में रह गए, और जो हमने 2 साल में इलाज कराया उसकी 100% रकम अदा की। तो मुस्तकबिल में भी मिसाल के तौर पे अगर मैं पेमेंट स्लो करूंगा तो स्टेट लाइफ ये हरकत कर सकता है। तो अब जो है हमने 1.5 साल में जो है लोग कहते थे सेहत कार्ड नहीं चल सकता, पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया, वफाकी हुकूमत ने बंद कर दिया, हमने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं ये हो सकता है। और हमने उसको भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं, और स्टेट लाइफ से भी रीनेगोशिएट किया ताकि हम स्टेट लाइफ को भी जो है जो हम समझते थे ये नई सूबाई हुकूमत के स्टेट लाइफ इसमें अच्छे खासा जो है उनकी आमदनी है, तो स्टेट लाइफ ने भी उनकी शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ बैठ के रीनेगोशिएट किया और एक नया मुआहिदा तय हुआ है जिससे अब सूबे को भी बचत होगी। और रकम तो हम माशाल्लाह पिछले 18 महीने से जब से आप आए हैं, और आप लोगों ने ही, आपसे मुराद आप नहीं, मीडिया कहता था देखते हैं कितने महीने चलेगा, सूबे के पास तो पैसे नहीं है। अब रहा सवाल, आपने कहा सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं, वफाक से ताल्लुकात। देखिए जी, इंशाल्लाह ताला एक तो हमने सूबे को खड़ा कर दिया है। सूबे ने अपने 2 साल में 18-19 महीने में अच्छे वसाइल बना लिए। सूबे के पास पहले 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, आज 4 महीने की तनख्वाह हर वक्त पड़ी होती है। सूबा पहले 8-8 तारीख तक तनख्वाह नहीं देता था, अब पहली तारीख छोड़े, हम पिछले 3 महीने से 26-27 तारीख को हर महीने की तनख्वाह दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मामलात को बेहतर कर दी है। अब अगर वफाक, वैसे भी अभी भी वफाक वाजिबात हमारे देने में सुस्ती कर रहा है, डिले कर रहा है, तंग कर रहा है, और खास तौर पे जमशुदा इलाकों के, वो एक मामला चलते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक हम बैठे हैं आपको ये शिकायत नहीं आने देंगे कि जी तनख्वाहें जो है वो रुकी हुई है। ये पेंशन भी हमने 7 साल की यूनिवर्सिटीज की अभी पिछले दिनों एक साथ उतारी, जिसमें हमारी भी माजी में कोताहियां थी, लेकिन अब सूबा जो है माली तौर पे बहुत मुस्तहकम है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें इसमें मुज़म्मिल असलम साहब कोई शुबा नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट रत्ती बराबर कोई शक और शुबा इसमें नहीं है कि बड़ा मुस्बत बुनियादों के ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। कल हमारे सामने एक और बहुत बड़ी खबर आई, वो खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपने वसाइल से इस वक्त 65 के करीब डैम हैं जो ज़ेर तामीर हैं या बहुत से मुकम्मल हो गए हैं। कल एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया गया। यकीनी तौर पर दो चीज़ें जिन्होंने बड़ा मुझे मुतासिर किया, एक चीज़ तो ये कि आप अपने वसाइल के साथ किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा वो इश्तिहार जो आप लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से इस पावर प्रोजेक्ट के लिए आया, उसके ऊपर ना तो सुहेल आफरीदी साहब का कोई आपने कोई तस्वीर लगवाई, ना इमरान खान साहब की लगवाई। वो खालिस्तन ऐसा लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ इश्तिहार है। मुझे ये बताइएगा कि खुशहाली का ये जो सफ़र आप लोगों का जारी है, इसमें आम लोगों के लिए सिर्फ रोज़गार ही पैदा होगा या कुछ और भी वसाइल हैं जो लोगों को मुहैया किए जा सकेंगे इन डैम्स की तामीर के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में डैम्स जो है वफाकी हुकूमत बनाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो पिछले 13 साल से है, उन्होंने अपने पानी, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ दिया है, तो उन्होंने अपने वसाइल से, आपने जैसे जिक्र किया, 65 डैम बनाए और अभी बन रहे हैं और अगले 2029 तक मजीद आएंगे, जिसमें हमने कर्ज भी लेकर बनाया। वफाक दूसरे सूबों की तरह नहीं कि वफाक उनको बना बना के वफाक कर्ज ले रहा था। अब हमसे भी यहाँ एक गलती हुई है। हमसे गलती ये हुई कि हम ये बिजली बनाकर हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नहीं दी, ये हम वफाक को दे रहे हैं बनाकर। और हम वफाक को दे रहे हैं 10 रुपए, 12 रुपए, बल्कि बाज बिजली तो हम 8 रुपए, 9 रुपए फी यूनिट भी दे रहे हैं। और वही बिजली सूबे को घूम कर वफाक दे रहा है 50 रुपए की। तो हमें चाहिए था कि ये जो हम बिजली बना रहे हैं या उस पे अपने जो कारखानों को पूरे पाकिस्तान से कहते हैं कि इस पे आप लगाएं और हम आपको सस्ती बिजली देंगे। अब उस बिजली तो बनाने का मसला खत्म हो गया, बिजली तो बनना शुरू हो गई है और अगले आने सालों में भी आएगी। मसला ये कि बिजली की तार, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के पास नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के पास है। जैसे आप लाहौर में रहती हैं तो लाहौर में लेस्को है, जैसे अगर लाहौर में, इस्लामाबाद में तो आइस्को है, पेशावर में पेस्को है। तो ये वफाकी कंपनी है। अब हम वफाक को कह रहे हैं कि भाई हम ये 11, आपने जैसे बात भी की कि हमारे 11 डैम तैयार हो रहे हैं, तो आप इन तारों पे हमारी बिजली गुजार लें ताकि हम लोगों को खुद अपनी बिजली बेचें। एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती बिजली और जो ग्रीन बिजली जिसे कह लें, जो माहौलियात के हिसाब से वो खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है, जिसका कहीं पे कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। पंजाब की एक कोई सड़क दिखा के देखें जी, पंजाब में कितनी तरक्की हो रही है। असल तरक्की है मुल्क में बिजली सस्ती पैदा करना, असल तरक्की है मुल्क में सस्ती गैस प्रोवाइड करना, असल तरक्की है मुल्क में जो है जंगलात लगाना, माहौलियात देख लें आजकल स्मोक का क्या हालात है। इन तमाम चीज़ों में खैबर पख्तूनख्वा ने काम किया और वफाक के बाद पहला सूबा है जो अपने मोटरवे भी खुद बना रहा है। स्वाद मोटरवे हमने खुद बनाया। अब इंशाल्लाह ताला आप खबर सुनेंगी, DI खान पेशावर मोटरवे जो 350 अरब से ऊपर का है, वो भी पूरा 100% सूबा अपने वसाइल से बनाने जाएगा। हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं और उसकी भी खबर बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगी। बिल्कुल। अब एक और भी बड़ा अहम मामला है मुज़म्मिल असलम साहब, वो है ट्रेड का। अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो ट्रेड होती है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। अगर आप हमें बता सकें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस ट्रेड के बंद होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी को कितना नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल है हमारी मालूमात में इजाफा हो पाएगा। देखिए, पहले ही हजम बहुत कम हो चुका हुआ था। ये जो आपको पता है कि बहुत सारे बॉर्डर हमने बंद किया हुआ था और बहुत सारी जगहों से जहाँ अफगानिस्तान माल जाता था, दहशतगर्दी की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी बेरोजगार हुए और मजीद दहशतगर्दी बढ़ी। अब ये जो है असल जो है आपका एक बलोचिस्तान चमन से जाता है और एक दूसरा यहाँ से आपका लंडी कोतल और यहाँ से इस जगह से जाता है माल। अब ये रोजाना के 600 से 1000 कंटेनर के दरमियान हमारे पास से खैबर पख्तूनख्वा से जाते थे। अब 600 से 1000 कंटेनर ये जो है कराची से भी चलते थे। ये जो है मुख्तलिफ सूबों में सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट बना रही थी, वो भेज रही थी। सब्जियां आ रही हैं, वहां से भी सब्जियां आती थी, यहाँ से भी जाता था सामान, यहाँ से दवाइयां जाती थी, कपड़ा जाता था, जो अलग अलग कारखानों को। अब ये तमाम जितनी भी एक्टिविटी है, ये कारोबार, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर का काम नहीं खराब होगा, ये जो इसकी तिजारत में लोग थे उनका भी काफी नुकसान होगा।
अब ये जो है पहले तो हमने भी यहाँ से बंद किया क्योंकि मसाइल हुए हैं और दहशतगर्दी के मसाइल हैं जिसको हल होना चाहिए, और अफगानिस्तान भी उसको सीरियसली नहीं लेता, बार बार हमारी साइड से रख और हमारे लोग शहीद होते हैं। अब उस मसले को जब मुज़ाकरात में जो है अफगानियों ने कहा कि हम खुद जो है तिजारत अब हम पाकिस्तान के अलावा कहीं और से कर लेंगे, देखिए ये उनके जज्बाती फैसला है, उनको पता लग जाएगा। अगर पाकिस्तान से 2 जगहों से चमन और लंडी कोतल जैसे पेशावर से माल जाता है, अगर पाकिस्तान में पेशावर से ना जाए, सारा माल बलूचिस्तान से भी जाए तो अफगानियों को बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हर शहर हर एक के करीब है ना। तो ये बहुत आसान है बोलना कि जी हम भारत से मंगा लेंगे, ईरान से मंगा लेंगे, हम दूसरे मुल्कों से हम जहाज से मंगा लेंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कि नुकसान हो रहा है, अब इसको भी हमें देखना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। तिजारत तो हर मुल्क के लिए खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसका अजाला भी होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते से ये लोग अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए अफगानिस्तान के लोग जो हैं अपनी तिजारत का अमल आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सियासत का मिजाज बज़ाहिर मुफाहमत और मुज़ाहिमत दोनों का नजर आता है। जो एक तरफ अमन और तरक्की की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपनी पॉलिसीज को लेकर जारहाना मौक़िफ़ अपनाएं तो बात दूर तलक पहुंचती है और दूरियां फासलों को मजीद बढ़ाती हैं। एक तरफ विफाक और दीगर शराकतदारों की शिकायतें हैं तो दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की अपने हक में वजाहतें हैं। सूबे की मैशत हो, इंतजामी मैदान या अमन व अमान की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत का दावा है कि वो बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। तरक्की के लिए अमन का होना लाजिम है, जिसके लिए कुछ रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगे का भी इनेकाद किया गया, जिसके मुतालिबात और नकात पूरी कौम ने देखे, जिसके बाद एलामिये ने तलखियों को शायद मजीद हवा भी दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों पर जब सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के खिलाफ अपना फैसला जारी किया तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन ने इस अदालती फैसले को एक जश्न के तौर पर मनाया, मगर PTI ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि उनका अवामी एहतजाज किसी भी सहारे का मोहताज नहीं। उधर हुक्मरान सियासी जमात नून लीग की सियासत आईनी तरामीम और गैर मामूली कानून साजी के गिर्द घूम रही है, जबकि लीगी कायद मियां नवाज शरीफ आज़म लंदन हो चुके, जबकि उनकी पार्टी अब मुमकिना तौर पर मिशन 28वीं तरमीम पर काम भी कर रही है। क्या है इनमें सदाकत सीजी अमूर पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और इसके साथ नेशनल सेक्रेटरी इत्तलात अरबाब खिजर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर हयात साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब मुझे ये बताइएगा अरबाब साहब, हमने इससे पहले जब प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू की या इससे पहले जिन दीगर PTI के सियासी मुखालिफिन से हमारी बात होती है, दीगर जमातों से बात होती है, तो वो तो ये कहते थे कि हम काम नहीं करने देंगे, निज़ामे इक़्तिदार जो है खैबर पख्तूनख्वा में उसको चलने नहीं दिया जाएगा, सुहेल आफरीदी साहब की टोन नीचे आनी चाहिए, मगर वो तो धड़ाधड़ काम किए चले जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हमें खुश भी बज़ाहिर नजर आती है। देखिए सर, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात है तो यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में ये इनका 13 साल तकरीबन उनके मुकम्मल हो गए हैं कि यहाँ पर उनकी हुकूमत चल रही है। तो इन 13 सालों में मुझे तो आज तक उनका एक भी तरक्याती काम कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो कि जिस पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उनसे खुश हो, या कोई दूसरे जो वो है ऐसे काम हो कि जिससे यानी अवाम में कोई खुशी की लहर चल रही हो। यहाँ पर सिर्फ एक BRT बना है, उसमें भी जो है अरबों रुपए की करप्शन हुई है और वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है। ये परवेज खटक साहब के दौर से इस पे काम शुरू हुआ था और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, जो नए वजीर आला सामने आए हैं, तो ये हम समझ रहे थे कि चले ये एक अच्छे वजीर आला साबित होंगे। पहले तो ये कि हम तो उनको जानते भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो तकरीबन सियासत में ये 30 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक इनका नाम नहीं सुना था। जब ये वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो तब मैंने इनका नाम। अब तो वो KPK के CM बन गए, अब तो आप जान गए होंगे अरबाब साहब, अब तो वो बिल्कुल जी। लेकिन देखिए CM, देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो एक ऐसा एक सेंसिटिव सूबा है और यहाँ के जो वज़ीर आला जो चीफ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए तो वो एक ऐसे इंसान को बनना चाहिए जिन्हें कोई तजुर्बा हो, क्योंकि ये सूबा चलाना बहुत मुश्किल काम है।
यहाँ पर जो है देखिए कि हालात इस हद तक खराब है कि दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है। यहाँ पर देखिए अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर देखे कि गुड गवर्नेंस जीरो है। यहाँ पर आप देखिए कि जितने इदारे हैं जो सूबाई हुकूमत के अंडर है, जैसे तालीम हो गया, जो दीगर इदारे हैं, तो हर आए रोज वो एहतजाज करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसे काम नजर नहीं आ रहे कि जिससे हम ये समझे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम हो रहा है या यहाँ के अवाम खुश है या अच्छा, जो अच्छा, सरकारी पिछले दिनों अरबाब साहब पिछले 2-4 दिनों के अंदर, कतई कलामी की माफी, पिछले 2-4 दिन के अंदर जो काम होते हुए हमें नजर आ रहे हैं वो जरा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो आज पेशावर ब्यूटिफिकेशन की तो तकरीब हुई, उसके अंदर खूबसूरत बनाया जाएगा इस शहर को। इसके अलावा बाब खैबर के ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं हम सेहत कार्ड का दोबारा से इजरा कर दिया है। जो नए नए डैम्स हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की सहूलत के लिए जो है वो कुछ तो तकमील के मराहिल में और कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, जिनका सुहेल अफरीदी साहब ने इफ्तिताह किया। इसके अलावा वो 19 को अब हवेलियां के अंदर जाके जलसा करने वाले हैं। ISF का कन्वेंशन हमारे सामने है, तीमरगरा का बहुत बड़ा जलसा, अमन जिरगे का बहुत बड़ा क्रेडिट सुहेल अफरीदी साहब का। वो तो अपने तौर पर बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं और नजर आ रहा है। देखिए आपने पिशावर ब्यूटिफिकेशन की बात की, तो इससे पहले भी इनके एक वज़ीर-ए-आला ये कर चुके हैं और उन्होंने पिशावर ब्यूटिफिकेशन की बजाय पिशावर का बेड़ा गर्क कर दिया था। यहाँ पर अब जब बारिश होती है तो आप सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ पर एक जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है, जो खैबर रोड भी जिसे कहा जाता है, जो अफगानिस्तान को जाता है, तो जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है, तो यहाँ पर इतनी बारिश हो जाती है कि इतना पानी सामने आ जाता है कि यहाँ पर फिर लोग किश्तियों का सहारा लेते हैं। ये उनकी पिशावर ब्यूटिफिकेशन की कारकर्दगी है कि उन्होंने ये पिशावर के साथ किया है। इसके अलावा अगर आप अंदरूनी शहर चले जाए, जब सिटी जो है कैंट चले जाए, तो वहां भी यही हालात है। तो पिशावर के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इन्होंने पहले भी अरबों रुपए कहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो 350 डैम बनाने थे वो हमने तो अभी तक एक डैम भी नहीं देखा है। इसके अलावा आपने हजारा की बात की है, तो हजारा में तो ये जो इनके जो पहले 3 वज़ीर-ए-आला गुजर चुके हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि हम हजारा को पता नहीं क्या बनाएंगे। हवेलियां की बात कर रही हूँ और बाप साहब, हवेलियां हजारा में ही आता है। और चूंकि वहां पर जो है जंगलात का देख के इन्होंने खात्मा कर दिया है, तो देखिए इससे तो खैबर पुख्तूनख्वा खूबसूरत नहीं बनेगा। खूबसूरत ये तब बनेगा कि जब हम जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपने देखा कि जो पिछले महीनों में जो तबाहकारियां हुई है, तो उसकी वजह भी यही हुकूमत है कि इनकी जो पिछली हुकूमत ही थी या ये हुकूमत है, तो उन्होंने जंगलात का खात्मा कर दिया है। यही वजह है कि वो सैलाब आ गए थे। और कुदरती आफत है अरबाब साहब, उसका तो डिस्क्रेडिट नहीं PTI को देना चाहिए। वो तो एक कुदरती आफत है। उस तरह की कुदरती आफत KP में हमने देखी और सैलाब जैसी जो आफत थी वो पंजाब में हमने देखी। कुदरती आफत के सामने तो कोई शख्स नहीं खड़ा हो सकता। देखिए कुदरती आफत बिल्कुल ये हम कहते हैं, लेकिन अगर जंगलात होते तो उसकी वो रोक भी सकते थे ना। इस तरह तो नहीं होते थे। वो तो जंगलात उन्होंने काट दिए हैं, तो सैलाब के लिए रास्ते बिल्कुल हमवार हो गए हैं। तो रास्ते में कोई रुकावट होती ही नहीं है, तो पानी आ जाता है और घरों को बहाकर ले जाता है। अगर ये दरख्त होते, घने जंगलात होते, तो फिर इस किस्म की तबाही कम अज कम नहीं होती। लेकिन खैर वो तो ये इन लोगों की जो करतूतें हैं, तो वो तो सारी दुनिया को पता है। अभी जो वज़ीर-ए-आला के बयानात हैं वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो किस तरह पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं। उन कभी कह रहे कि मुझे खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि मैं उनसे कोई गाइडलाइन ले लूं। तो आया आपके जो खान साहब है, तो वो तो जेल में किसी साइकिल चोरी में या मोटर कार चोरी में नहीं पकड़े गए हैं। उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन पर तो इतने इल्जामात करप्शन के कोई सोच भी नहीं सकता है। तो अगर आप एक बात तो पर आप निपटा के अरबाब साहब, केसेस को निपटा के इमरान खान साहब के कोई हतमी फैसला भी तो होना चाहिए। अब एक तो केसेस भी नहीं उनके लग रहे, फिर उनके ऊपर इल्जाम भी ये है कि मुल्क का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो केसेस भी तो लगने चाहिए ना अदालतों के अंदर, ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मामला तो वहीं का वहीं लटका हुआ है अभी तक। देखिए ये अदालतों का काम है। इमरान खान साहब को हुकूमत ने कैद नहीं किया है। इससे पहले आप देखें कि नवाज शरीफ साहब किस जुर्म के में जेल में अंदर थे। उनको सिर्फ पर ये इल्जाम था, उन पर तो कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था। उन पर तो सिर्फ ये इल्जाम था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं लिए, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उसके क्या कसूर था? उसका सिर्फ ये कसूर था कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसी तरह देखिए खाकाना अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक, हमारे और बहुत से वो थे जो कि बेकसूर थे। राना सनाउल्लाह साहब को देखे, उस पर किस उसको बलशियात का इल्जाम उस पर लगा दिया।
फिर बाद में जो कि उन सब ने माफिया भी मांगी है कि हाँ हमसे ये सब कुछ गलतियां हुई है। तो देखिए उस वक्त वो सियासी इंतकाम ले रहे थे, हम तो सियासी इंतकाम किसी से नहीं ले रहे। हमने तो अदालतों को आजाद छोड़ा है, अदालतें जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। ये नहीं कि हमने अदालतों के ऊपर कोई जो तलवार रखी है कि आप इसको ना छोड़े, इसका केस ना सुने, इसको छोड़ दे, ये करें। अदालत का एक मुलाकात का फैसला जो है अरबाब साहब, अदालत का एक मुलाकात का फैसला है, उसके ऊपर तो अमल दरामद हो नहीं रहा। तो अदालतों की किन अहकामात की आप बात कर रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होगा? देखिए जहां तक मुलाकात की बात है तो ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है। तो खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला जरा अपने गिरबान में भी झांक लेना कि वो किस किस्म के बयानात देते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, यानी वो रियासत को चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। तो पहले वो अपना किबला दुरुस्त करवा ले तो मुलाकात भी उनकी हो जाएगी, बल्कि हर रोज होती रहेगी। हमें उनकी मुलाकात से कोई खतरा नहीं है, ना हमें उनसे कोई वो है कि चलो ये मुलाकात कर लेंगे तो बस दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन पहले वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपने बयानात पर जरा सोच ले, अपने गिरबान में झांक ले, तो उसके बाद उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उन्हें अपनी टोन डाउन करनी होगी। आप उनको हर चीज़ के ऊपर डिस्क्रेडिट तो कर सकते हैं, लेकिन अरबाब साहब जो जिरगा मुनक्किद उन्होंने करवाया है और जिस तरह से तमाम सियासी जमातों ने उसमें शिरकत की है और KP के अमन व अमान के ऊपर ख़ास तौर पे बड़ा गौर गौज़ हुआ है, TORs मुरतब किए गए हैं, उसको तो आप क्रेडिट देंगे, उसको तो आप काबिल तहसीन करार देंगे ना? देखिए जहां तक वो अमन जरगे का ताल्लुक है तो बिल्कुल ये एक अच्छा इकदाम है। उसमें बशमूल हमारी पार्टी तमाम सियासी जमातों ने उसमें शिरकत की है, लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जहां तक खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत की बात है तो ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन की ये मुखालिफत कर रहे हैं। तो देखिए अगर एक सूबे में ऑपरेशन नहीं होगा तो आप किस तरह दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए ना कि जो आप देखिए कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में भी एक खुदकुश धमाका हुआ है, जबकि खैबर पुख्तूनख्वा में तो आए रोज धमाके होते रहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो जो दहशतगर्द है या उनके सहूलतकार है तो उनको सजाएं दी जाए और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तो ये हुकूमत जो है खैबर पुख्तूनख्वा की, वो तो हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, वो तो ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। जब वहां पर ऑपरेशन पे एतराज नहीं है, ऑपरेशन पे एतराज नहीं है। जितनी मेरी बात हो सकी है, हमारे प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते रहे हैं PTI के वो लीडरशिप जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। ऑपरेशन पे एतराज नहीं है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर करने का कहा जा रहा है और वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर नहीं किए जा रहे। और वो सिर्फ PTI के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि जो पार्टी भी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी जमात हो, और जो ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही है तो मेरी नजर में वो दहशतगर्दों की सहूलतकार है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो भी वो लोग हैं वो सहूलतकारी का वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि खैबर पुख्तूनख्वा में देखिए कोई महफूज नहीं है। आज मैं भी महफूज नहीं हूँ, सूबे का गवर्नर महफूज नहीं है, वज़ीर आला खुद महफूज नहीं है, कोई आम शहरी महफूज नहीं है। आए रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं। तो देखिए ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो फिर हमारे सामने जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं, मुखालिफत की जाती है। तो इन लोगों को चाहिए कि वो सूबे का सोचे, क्योंकि सबसे पहले सूबा है, सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये नहीं होंगे तो फिर अगर हम हुए या ना हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि खैबर पुख्तूनख्वा में अमन के लिए सबसे पहले हमारी तरजीह सूबे में अमन लाना है, और इसके लिए चाहे ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी कोई भी बड़ा इकदाम उठाना पड़े तो उस पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो अमन जरगा हुआ है तो उसके मुझे कुछ रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहे। जहां तक मेरी सियासी सोच है नहीं, तो उसमें तो ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातें आम जिरगे में शिरकत करके TORs बनाएंगी और फिर वो सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे और एक कंसेंसस जो है उसको डेवलप किया जाएगा। एन मुमकिन है कि वहां तक बात पहुंची हो, लेकिन जितनी भी सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, आया उनका PTI के साथ कोई इख्तलाफ है या उनका इख्तलाफ नहीं भी है, वो तमाम के तमाम उन TORs के ऊपर मुत्तफिक है जिसके अंदर ऑपरेशन को करने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने का मुतालबा किया जा रहा है। मसला तो यहाँ पर रुका हुआ है।
देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात किसी के भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की बातें हैं। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है उनको तो सब कुछ पता है कि कहाँ पर दहशतगर्द है, किस इलाके में छुपे हुए हैं, कौन उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, जो हमारी आईएसआई है, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बेहतरीन वो एक खुफिया एजेंसी है, तो उनको सब कुछ पता है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है तो वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, वो एजेंसियों के साथ ताउन नहीं कर रही है। अगर अब हम अपनी तरफ से वफाक को इकदाम उठाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इसी तरह देखिए कि जो जो इस्लामाबाद में जब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो नए वज़ीर-ए-आला साहब आ गए थे, तो एक जो एक अहम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी, तो वज़ीर-ए-आला ने उसमें शिरकत नहीं की। उनको चाहिए क्या नहीं था कि वो उस पे शिरकत करते, क्योंकि वो ये लोग सूबे के साथ मुखलिस नहीं है। तो उन्होंने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया था अरबाब साहब, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से मुजम्मिल असलम साहब जो हैं उन्होंने उस इजलास के अंदर शिरकत की थी। देखिए, मुजम्मिल असलम साहब है कि कौन है पता नहीं, तो वो तो एक कोई इलेक्टेड बंदा नहीं है ना, वो कोई सूबे का कोई एमएनए वो मुशीर एमपीए है। खजाना है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के देखिए, अंदर, वो तो देखिए पता नहीं, मेरे ख्याल अभी में तो खैबर कराची से, पख्तूनख्वा के अंदर देखिए वो कराची से है कि कहीं से नहीं, लाकर ताल्लुक उन्होंने कहीं से यहाँ भी हो, पर। लेकिन अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल है ना, अब तो वो मुशीर खजाना है, अब तो उनको एक ठीक है, बिल्कुल लीगल शामिल है, हैसियत लेकिन हासिल ये है खैबर लेकिन पख्तूनख्वा देखिए ना, लेकिन देखिए ना, ये वो जिला का काम है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो जिला है। एक इतनी अहम मीटिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, तो क्या वो जिला का ये फर्ज नहीं था कि वो उस पे इजलास में शिरकत करते? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग सूबे से बिल्कुल मुखलिस नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सूबे में अमन कायम हो जाए। मैं ये आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो है, तो अगर ये चाहते तो वज़ीर-ए-आला भाग कर वज़ीर-ए-आज़म के पास चले जाते। अभी भी जो है कुछ गुजरा नहीं है, अभी भी इनको चाहिए कि सूबाई हुकूमत आ जाए और हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाए, ताकि हम सूबे में अमन ला सके, ताकि हम इस सूबे, आप देखिए कि यहाँ पर रोज हम सुबह अखबार खोलते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है। अगर हम कोई न्यूज चैनल खोलते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने। उनका भी तो एक जायज मुतालबा है ना, आपका यह मुतालबा है कि टोन डाउन करनी चाहिए, लेकिन वो गैर मुमकिन है खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के लोग हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हों। लेकिन ये उनका एक आईनी और इखलाकी हक तो है, जमहूरी हक भी है कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो उनकी मुलाकात करा दी जाए। लेकिन इसके लिए ये शर्त कायम करना कि पहले अपनी टोन डाउन करें, उसके बाद खान साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, काबिल एतराज है ये मामला? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जो वज़ीर-ए-आला के बयानात हैं, तो वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इस किस्म के बयानात नहीं हो सकते हैं, ना उनका वो लबो लहजा इस तरह हो सकता है। आप देखिए, पंजाब की भी वज़ीर-ए-आला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप सिंध के भी देखिए, बलूचिस्तान के भी देखिए, तो वहां से तो हमें ऐसी कोई वो शिकायत नहीं मिल रही है, ना वो पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं, ना वो सिक्योरिटी एजेंसी को टारगेट कर रहे हैं, ना वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग आए रोज इनका यही काम है। अभी मैं देख रहा था कल परसों के, ये कह रहे हैं कि हम जो पिशावर में रेडियो पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था उसके हवाले से वज़ीर-ए-आला कह रहे हैं कि हम कोई कमीशन बना रहे हैं। तो अरे भाई, आप लोगों ने खुद एक काम किया है, आप लोगों ने खुद एक काम किया है और खुद अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट से उस पर आप लोगों ने पोस्टें शेयर की थी कि हमने ये कर दिया, हमने और अब आप उसके खिलाफ कमीशन बना रहे, तो ये क्या मजाक नहीं है? अगर इसके अलावा ये लोग सोचकर बैठ जाए कि सूबे में अमन लाना है, तो इस बारे में हम उनका साथ भी देंगे और हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। गो के इस वक्त मौजूदा पीटीआई की जो लीडरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तय तो कोशिश करे कि अमन अमान बहाल हो, लेकिन जिस तरह से अरबाब खिज़र याद खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि इनकी कोई संजीदगी नहीं है कि सूबे के अंदर अमन अमान हो, तो ये बड़ा एक मुश्किल और शायद कशीदा मामला भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरबाब खिज़र याद हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। निज़ाम अदल में आइन साजी के नाम पर दखल अंदाजी के बाद पहले से दबाव का शिकार अदलिया मजीद दबाव की जद में है। गुज़श्ता साल का अहवाल देखें तो आला अदलिया के 6 जजेस ने मुदाखलत की शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाई, जिसकी रस्मी सी एक सुनवाई हुई और फिर देखते ही देखते 26वीं और फिर 27वीं आइनी तरमीम की पजीराई भी हुई। माजी के काजी हों या वकला बरादरी, गो की आइनी तरमीम पर वकला बज़ाहिर तकसीम है, लेकिन इस
लिहाज पर बहुत से वकला हम आवाज भी हैं। 26वीं तरमीम के मौके पर भी हमने देखा कि इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने खुलकर मुखालिफत और अदावत की। बहुत सो ने तरामीम की हिमायत भी की। पंजाब बार कौंसिल 27वीं तरमीम के हक में बोल रही है, जबकि सिंध बार कौंसिल तरामीम के खिलाफ अपने कन्वेंशन भी कर रही है। आज 27वीं तरमीम के बाद लाहौर और कराची में वकला तंजीमों का एहतजाज भी जारी है, जहां पर वकला हड़ताल की कॉल दे चुके हैं। लाहौर के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि कराची के वकला ने आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। निहायत अहम सवाल कि इसके आगे अब क्या होगा, मुज़ाहिमत कैसी होगी, इसके लिए कानून के शराकतदार किस हद तक जाने को तैयार, कदम बढ़ाने और बात मनवाने के लिए मौसर तहरीक की भी जरूरत होगी। क्या वकला तहरीक अब की बार भी जोर पकड़ेगी? इस तहरीक को आखिर लीड कौन करेगा? 27वीं तरमीम के बाद आला अदलिया के जजेस के इस्तीफों पर भी अहम सवाल उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफे रियासत के लिए टेस्ट केस नहीं? इस तकरार में रियासत का किरदार क्या होना चाहिए? अगर जजेस और वकला के तहफुजात को दूर ना किया गया तो मुल्क में एक नए आईनी और अदालती बहरान का कितना खदशा है? इसी पर बात करने के लिए माहिर कानून अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त सिंध भर के अंदर तो एक हफ्ते की जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त भी दायर की गई और आप ही की तरफ से दायर की गई। कानून के लिए की गई तरमीम कानून के रखवालों को मंजूर क्यों नहीं है? क्या मामला है ये? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, हाइब्रिड की कागजी हदें जब बदलती हो, हर तरमीम पर एक नया मंजर उभरता है और अजीब रस्म है, बदलेगा फिर निजाम वक्त। हर एक तरमीम पे दस्तूर भी घबरा गया। जरा समझना है बुनियादी तौर पर ऐसे क्या हालात आ गए। यानी 1947 से चले, आप छोड़ के 1973 तक आ जाए। 1973 का जब सफर शुरू हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ी कंसेंसस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आईन साज असेंबली आई, डिटेल्ड डेलिब्रेशन हुई और बड़ी लंबी डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट मैंने सारी पढ़ी हुई है। और मेरा जो कि मैंने अब 27वीं तरमीम चैलेंज भी इसी बुनियाद, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। 3 तरह से तकलीफ दे बात है। यानी मिसाल का, अभी मैं ये मैं शायद बाकी प्रोग्राम में नहीं कि आपका प्रोग्राम पहले तो बात करने लगा हूं। यानी आर्टिकल 17 के अंदर, यानी देखे ना इन्होंने क्या किया है, हमारी अदालतें हमारी मर्जी। यानी आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने का मकसद जो है बदनीति, हालांकि मुश्किल आलम है, लेकिन अब मैंने चीजें सारी वो निकाल ली हैं। मकसद क्या है इनका? अपनी मर्जी के जजेस लाना है। देखे ना, जो आइन और कानून की बात करते हैं वो 2 जजेस तो इस्तीफा चले गए और आने वाले दिनों में तहरीक भी देख रहे हैं, हम भी सड़कों के ऊपर होंगे। बाकी लाहौर हाई कोर्ट में नाम दे दिए गए, जजेस ट्रांसफर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब तो हर एक को पता है, पहले ये नहीं होता था। अब वजह क्या है? जो आईनी बेंच, दूसरी जो बात है कि आईनी बेंच सिलेक्ट किसने की है? सदर ने, वजीर आजम की एडवाइस पर। किस बुनियाद पर? क्या मेरिट है? पहले तो होता था जिहाद ट्रस्ट के सीनियोरिटी के बेसिस पर जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे, या और उन्हीं में से चीफ जस्टिस जो है वो चुना जाता था, या कोर्टें, और बड़ी मुतवाजन तरीके से। यानी 2 जुरिसडिक्शन थी, एक एपेलेट जुरिसडिक्शन थी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी। अब ये जो बहाना बनाया जा रहा है मिसाके जमहूरियत का, उसमें तो 6 साल के लिए थी, वो 6 साल तो गुजर भी गए और बात खत्म होगी। और ये बहाना साथ जो बनाकर अभी आपके सामने रख रहा हूँ आर्टिकल 17 में, यानी आर्टिकल 17 में अगर कोई सियासी जमात को नायल करना है, यानी बैन करना है, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगा। कमाल की बात है, वो क्यों सुनेगा जी? और वो उसमें कौन सी आइन की तशरीह है? फिर इसी तरह से आर्टिकल 63 के हवाले से डिफेक्शन आनी है, उस डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी वही सुनेगा। यानी मजाक हो गया। यानी क्या कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल जो साहब है वो, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अहलियत, बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आज बन रही है। और सबसे जो खतरनाक तरमीम इसके अंदर है कि आर्टिकल 189 के तहत, आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट पर पाबंदी होगी वफाकी आईनी अदालत की। पाकिस्तान की हिस्ट्री को 77 साल आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो निचली कोर्टों पे, इवन सुप्रीम कोर्ट पे लार्जर बेंच का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत बन गई ना, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके फैसले का इत्तलाक होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उनके ऊपर इत्तलाक नहीं होगा। हाँ, यही तो कमाल की बात है ना। पूरी दुनिया की जुरिस्प्रूडेंस उठाकर देख लें, ये अनोखी है। और देखिए दूसरी बात सर, आपको समझना है कि ये जो बहाना बनाया गया कि जनाब केस हमने एक्सपीडिएट जस्टिस देना है, 24 करोड़ आवाम के लिए 60,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट, 0.00001 तादाद ही कोई नहीं है। सिस्टम नीचे का ठीक करना है, आप बेवकूफ बना रहे हैं। फिर बताया गया जनाब
सियासतदानों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। मैंने चूंकि सारे केसेस किए हुए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में सजा। अच्छा जी, तो आर्टिकल 62 और 63 सर हमने नहीं बनाया, ना अदलिया ने बनाया, इस पार्लियामेंट ने बनाया था। 18वीं तरमीम के जरिए कहा था कि अगर तौहीन अदालत में सजा होगी तो वो नाअहल होगा। इस तरह आर्टिकल 62(1) है सादक और अमीन के हवाले से, मैंने नहीं बनाया, ना अदालतों ने बनाया, इन्होंने बनाया था। नवाज शरीफ उससे पहले कई लोगों को, यानी झूठ बोलने में, फ्रॉड, सोसाइटल वैल्यू दुनिया के अंदर अमेंड कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, जिन्होंने इसको बनाया वही तो अमेंड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा 1973 के आइन का जो है वो क्रेडिट वसूल करती है। अब 27वीं आईनी तरमीम में भी तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है सारा। नहीं, मैं पहले फिर बताता चलूं। पहली तो बात है ये आइन साद असेंबली नहीं, पहली तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ, छोटी मोटी तरमीम कर रही हूँ। अब तो बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आप तो आइन की शक्ल ही बदल दी। आप आइन साद असेंबली थोड़ा है, आप इलेक्शन लड़ते हुए कौम को बताया था कि आइन इमरानी मुआहदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां करने जा रहे हैं। मैं तो बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि वजह क्या है। वजह आपको समझ आनी चाहिए। वजह थी जो आजाद और खुद मुख्तार जजेस थे, या निजाम आजाद और खुद मुख्तार, इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीए। कौन से फैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कोई एक फैसला बता दे, एक फैसला बता दे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन अदालतों ने बैन कर दिया, सिंबल ले लिया इनसे, नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं होने दिया। अगर तारीखी तौर पर अगर समझना है इस बातों को, आज यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल पे इलेक्शन लड़ जीत गए, और सारे कैंडिडेट हमारे जिनके बाकायदा लिस्टें दी, वेबसाइट पे जारी किया, जब वो मामला आया किसके आगे कागजात नामजदगी के साथ डेक्लेरेशन फॉर्म दे दिया, 41 लोगों की आगे, बाकी लोगों को देने नहीं दिया। वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी लोग तो सारे जाना चाह रहे हैं, और ये हमें बताया जाता है कि आइन लिखने की कोशिश है। अगर आइन लिखने की कोशिश, मैं बता देता हूं आपको, मैं साहब आपको कतई कलामी की माफी, लेकिन यही कहा जा रहा है ना कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उस पूरे मामले को जो है वो थोड़ा हमने शफाफ कर दिया, इसके अंदर रिफॉर्म कर दिया। क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो एक बेंच से दूसरे बेंच में और दूसरे बेंच से पहले बेंच में चीजें आ गई। अब यहाँ पर ये होगा कि जजेस तब्दील होते रहेंगे और शफाफियत के साथ फैसले सामने आएंगे। इसी वजह से तो बाज जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनको पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिन्होंने नहीं दिए तो उन्हें कहा गया कि आपका झुकाव अब हुकूमत की तरफ है। ये डिलेमा भी तो यहाँ पर मौजूद है। नहीं, ये डिलेमा नहीं है। पहली तो बात है कि ये जजेस जितने चुने हैं, ये किस पे मेरिट पे, कौन सा मेरिट है इसका, आप अंदाजा लगाएं। मुझे दुख होता है इस बात पे, क्या आईनी केसेस कितने किए हैं उन जजेस ने, उनकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से अगर ये बात थी तो आपने अगर यानी किस बुनियाद पे सिलेक्शन की है, यानी अंदाजा लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में आकर एक हाई कोर्ट का जज लाकर बिठा दिया आपने, और वो भी उस आईनी बेंच में, उसकी सीनियरिटी का क्या हाल कर दिया आपने। अच्छा, मुंतखब कौन कर रहा है? इंतजामिया। अच्छा, आगे जुडिशल कमीशन हुकूमती कमीशन है, उसके अंदर अदलिया ने मुंतखब नहीं करना। जहाज ट्रस्ट और जो पुराने जितने भी केसेस है उन सारों को एक साइड पे रख दी है। आप एक नई जूरिस्प्रूडेंस लिखने जा रहे हैं, और जो पाकिस्तानी तारीख है, 60 साल तारीख है, उसको मसक करने जा रहे हैं। तो हम नहीं मानते इस बात को, आप यूं ले लें। आप चलें, बड़ी जबरदस्त बात। एक और भी मसला है, जैसे ठीक है, लेकिन अभी एक और भी चीज़ है। जिस तरह से हमें वकला बरादरी की बड़ी भरपूर आवाज़ें माजी के अंदर सुनने को मिलती थी, एहतजाजी तहरीक सुनने को मिलती थी, या आइन के हवाले से जद्दोजहद मिलती थी, बदकिस्मती के साथ आप शायद मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन आज वो आवाज़ें नहीं मिलती। अभी आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, या सिंध के अंदर जो एहतजाज हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुआ, लेकिन तरमीम वहीं की वहीं बाकी है, वो मौजूद रही, बल्कि अगली आ गई। 27वीं के ऊपर अगर आप लोग एहतजाज करेंगे या इसके खिलाफ आप दरख्वास्त लेकर जाएंगे तो क्या लगता है कि ये वापस हो जाएगी? वो तो 28वीं लाने की तैयारी के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, अभी तो क्वेश्चन है कि 26वीं तरमीम को हमने जब फैसला किया, हमने चैलेंज कर दिया। वो जनवरी से चल रही थी, जनवरी में 3 हफ्ते में फिक्स करेंगे, ना फिक्स की। जब फिक्स की, जब कहा कि ये पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, उसके लिए 27वीं तरमीम आ गई। अब 28वीं तरमीम भी आती है जो मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वजह क्या है कि अब 27वीं तरमीम पे हमने अब फैसला कर लिया है कि हम सड़कों पे भी आएंगे, और इसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम, जितने जजेस वहां से आए इनकी बहाली के लिए तहरीक शुरू होने वाली है बहुत जल्द। आप देखिएगा, कराची से बाकायदा इसका इब्तिदा हो रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी। और यहाँ ये आराम से बैठने वाले। अब हकीकत है अजहर सदीक साहब, ये जो तहरीक है ये आपकी सोच है या फिर हकीकत है? ये नहीं, मेरी डिस्कशन हुई है, हमारी क़यादत के साथ डिस्कशन हुई है, वकला क़यादत के साथ। और इसमें याद रखिएगा, मैं आपको वक्त से पहले बता दूं, इसमें तो सियासी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम भी हमारे साथ खड़ी होगी, इसलिए 27वीं आर्मी तरमीम में साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि अब मामला है, जद्दोजहद करनी है, अदालतों में लहदा है। जैसे मैंने चैलेंज किया हुआ है, यानी हमने फैसला ये किया कि हमने आईनी बेंचों के आईनी कोर्टों के सामने पेश नहीं होना। और कमाल की बात रहा, देखिए, बड़ी शोर डाला गया कि आईनी बेंच होंगे 26वीं तरमीम के जरिए, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, सिंध हाई कोर्ट।
लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं आज तक बनाया, पेशावर हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाया? वजह है कि वहां उनकी मर्जी के जजेस लगे हुए हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है। यहाँ कौन सा मेरिट की बातें हैं? यहाँ केस फिक्सेशन का निजाम हम सब ने देख लिया, हम सबको समझ आ गई है। यहाँ तो अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थोड़ी सी मिसाल ले लें आप, यहाँ हाल क्या है, लाखों रिटे फाइल, लाख से ज्यादा रिटे फाइल होती थी। अभी क्या है, अभी कहते हैं नहीं हमारे पास ना है, धक्के खाएं ब्यूरोक्रेसी के पास। यानी निजाम यहाँ क्या ला रहा है, मजिस्ट्रेटी निजाम वापस लेके आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेके आए हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के सामने धक्के खाएं, जुल्म और ज्यादती। और क्या है, यानी यहाँ नहीं आना। और वो तकरीबन अभी 67,000 के करीब रिटे हुई हैं और दिसंबर आने वाला है, और एतराजात केस जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा हैं। अब हम क्या करें, यहाँ दरवाजे तो बंद कर दिए आप लोगों ने पकड़ के। और इससे अगली खतरनाक बात क्या हो रही है, आगे 28वीं तरमीम में सूबे बनने जा रहे हैं, हर सूबे की अलग हाई कोर्ट बनाकर एक अजीब सा कॉन्सेप्ट यहाँ लाना चाहते हैं, सारे सिस्टम को तबाही और बर्बादी की तरफ पूरा लेके जो जा रहे हैं। कायन का नक्शा है वो उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये आप हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी खबर बावसूख अंदाज के अंदर अजहर सिद्दीक साहब दे रहे हैं कि जिन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं उनके जरिए से वकला की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ शामिल होगी। और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर हमें आइन की बहाली के हवाले से आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तहरीक जो है उसको शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।